जिनकी आयु 90 साल से ऊपर है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच में हमारे कहते हैं ना, जीवेन शरदा शतम, 100 साल से अधिक जीने की कामना करते हैं। जिन्ना जी दोषी हैं इस बात के लिए कि उन्होंने ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनवाया, तो दोषी उस वक्त के तथाकथित लीडर जो कांग्रेस के लीडर हैं वो भी दोषी हैं। यदि वो इस प्रकार का कोई दोष ना करते, यदि वो किसी प्रकार थोड़ी सी भी समझदारी दिखाते, तो इतना बड़ा हत्याकांड ना होता। 1948 में इसकी घोषणा होनी थी और आनन फानन में एकदम रिजल्ट लिया और 1947 को देश को आज़ाद करने का अवसर दे दिया। इसी बीच में वो लोग मेंटली रूप से तैयार थे, सीमा पार से जो लोग आतंकवादी व्यक्ति हैं वो तैयार थे लूटने के लिए। दोनों देशों का बंटवारा हो गया और महत्वाकांक्षी जवाहरलाल नेहरू भी थे। जवाहरलाल नेहरू भी महत्वाकांक्षी थे, जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इधर से जिन्ना भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था, उधर से माउंट बैटन भी किसी ना किसी प्रकार भारत पर आधिपत्य बनाना चाहता था। इन तीनों की तिगड़ी ने इस राष्ट्र को इस प्रकार के अंधकार में धकेल दिया। किस प्रकार का मैसाकर हुआ है, किस प्रकार का हत्याकांड हुआ है, इतिहास इसको भुला नहीं सकता। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, लोग कहते हैं कि 15 से 20 लाख लोगों की हत्याएं हुई। कुछ लोगों के इंटरव्यू आजकल टीवी पे आ रहे हैं, यूट्यूब पर, जरूर सुनिएगा। कहेगा मेरे घर में 13 व्यक्ति थे, 11 को मौत के घाट उतार दिया, केवल मैं इसलिए बचा कि मैं एक लाश के नीचे पड़ा हुआ था। ये विभाजन भूमि का नहीं था, ये विभाजन जल का नहीं था, समुद्र का नहीं था, आसमान का भी नहीं था। ये उन स्वार्थी लोगों ने विभाजन किया था मानवता का। यदि आप शब्दकोश के अनुसार देखें, त्रासदी, विभाजन विभीषिका, विभीषिका मतलब है त्रासदी, भयावह स्थिति, उथल पुथल, डरावना, हॉरर, एक एक शब्द नकारात्मक ऊर्जा लेकर के चलता है। इस प्रकार की विभीषिका मेरे जो दाईं ओर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने झेली। किसी प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने 75-76 सालों के बाद हमारे बुजुर्गों के बारे में सोचा, जिन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए। तो आज उस विभीषिका का आयोजन है, जैसा कि पिछले वर्ष भी आप लोगों ने सहयोग दिया था। विभाजन विभीषिका के बारे में जो विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें भी आज की अध्यक्षता श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी की है, तो हमारा भाग्य है। और जो दर्द हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ है, उस दर्द का व्याख्यान ओम प्रकाश धनखड़ जी ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आए, हमें मार्गदर्शन भी दें, हमें संबोधित भी करें। और आज जो पीड़ा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे जख्मों के ऊपर मरहम का काम किया है, वो काम आज श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी करने जा रहे हैं। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। बहुत ही आदर के योग्य असम के पूर्व राज्यपाल माननीय जगदीश मुखी जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ जी, बोधराज सीकरी जी, इस कार्यक्रम का दायित्व हमने बोधराज जी को पूरे हरियाणा का दे रखा। इस मौके पर उपस्थित मेरे बुजुर्ग जो निश्चित रूप से शताब्दी पूरी करेंगे, इनका सम्मान करके जो गर्व और गौरव महसूस हो रहा है, उसका एहसास सबके हृदय में आना चाहिए।
और ऐसे गौरवशाली कार्यक्रम उनके पुरुषार्थ के दिन के रूप में भी आयोजित होने चाहिए। मैं 2 बार इजराइल गया हूं और इजराइल में एक म्यूजियम है जिसका इजरायलियों की हिब्रू भाषा में नाम है याद वसम। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे संस्कृत शब्द है जो यादों में बसते हैं। पहली बार मैं 2010 में गडकरी जी के साथ वहां गया था। मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष था, आदरणीय गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, और हम वो उसको अंग्रेजी में होलोकास्ट म्यूजियम कहते हैं, वो देखने के लिए गए थे। दोबारा गया और दोबारा भी उस म्यूजियम को देख कर आया, और मुझे फिर जाने का मौका मिला तो मैं फिर जाऊंगा। जब पहली बार गया तो वो कुछ जमीन के नीचे कुछ बना हुआ है, लगभग 1 किलोमीटर लंबा वो म्यूजियम है। तो मैंने पूछा कि बाहर इतनी जगह थी, आपने इसको जमीन के नीचे क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा कि हमारे बुरे दिन थे, हम अपनी पीढ़ियों को बताना चाहते हैं कि ये हमारे बुरे दिन थे, और हम अपने बुरे दिनों को भूल गए तो बुरे दिन फिर से आ जाएंगे। इसलिए हम अपनी पीढ़ियों को अपने बुरे दिन फिर भूलने नहीं देंगे कि हमारे पीढ़ियों के जीवन में, हमारे राष्ट्र के जीवन में कभी बुरे दिन फिर से ना आए। दुनिया में 1 करोड़ यहूदी थे। 60 लाख यहूदियों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मार दिया गया, केवल 40 लाख बचे थे। इतने अच्छे व्यापारी थे कि दुनिया भर में फैले हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर से अपना देश बनाया। अपने जेरूसलम में फिर से मिलेंगे, हर एक ने अपनी चिट्ठी में लिखा, और वो देश बनाते समय ये होलोकास्ट म्यूजियम बनाया। दुनिया में जहां भी यहूदियों पर अत्याचार हुआ वहां की सब चीजें उठा लाए। किसी की कुर्सी ले आए, किसी का चश्मा ले आए, किसी की कुर्ता ले आए, किसी की किताब ले आए, वो रेल की पटड़ी उखाड़ लाए जिसमें होलोकास्ट के लिए ले जाया जाता था। और जब अपनी नई पीढ़ी को उसमें से गुजारते हैं तो एक एक दर्द में से गुजारते हैं कि यहां ये अत्याचार हुआ, यहां ये अत्याचार हुआ, या ये अत्याचार हुआ, या ये अत्याचार हुआ। आखिर में जब उसमें आते हैं तो एक गोल इमारत है, नीचे जल है, ऊपर खुला आकाश है, और जैसे रामायण को, गीता को हम लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं, ऐसे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। एक लड़की हमारी गाइड थी, बहुत इमोशनल होकर सारा विषय हमको बता रही थी, और जब उसने वहां खड़े होकर कहा कि यहां जब मैं खड़ी हूं तो मैं अपने समस्त पूर्वजों के साथ खड़ी हूं, नीचे जल है, ऊपर आकाश है, जब मैं यहां खड़ी हूं तो समस्त इजराइल के साथ खड़ी। इन पुस्तकों में हर उस व्यक्ति का नाम है जो होलोकास्ट में मारे गए। मुझे लगा कि यहां इजराइल बनता है। जो कौम बिल्कुल लड़ाकू नहीं थी उसने लड़ना सीखा, जो व्यापार में सबसे आगे थी आज वो व्यापार में भी सबसे आगे और दुनिया में लड़ने भी सबसे आगे है। उसके बराबर की लड़ाकू कौम आज दुनिया में कोई नहीं है। जो डीएनए में उनके में था नहीं, उन्होंने पैदा किया है कि हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, दुश्मनों के बीच में कर सकते हैं। जब मैं उस म्यूजियम से बाहर आया तो वहां पर कई हजार पेड़ लगे हुए हैं और हर पेड़ पर एक आदमी का नाम लिखा हुआ है। हमने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो यहूदी नहीं थे और हमको बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राण दे दिए। हम दुनिया भर से इनके नाम खोज कर लाए हैं
और इनके नाम पर पेड़ लगाए हैं, हम इनको अब मरने नहीं देंगे, इनको अमर रखेंगे। जब तक यहूदी कौम रहेगी ये लोग रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात ने मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का काम दिया था, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए देश के सब हिस्सों में मैं गया। लोहा मिट्टी मांगने के लिए मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी गया। जब मैं वहां के विष्णु पादरे उस समय हमारे सांसद थे, मैंने कहा कि सुबह सेलुलर जेल चलेंगे, मैं वहां की मिट्टी लूंगा, तो उन्होंने कहा मैं आपको किसी और स्थान पर ले चलूंगा पहले, उसके बाद सेलुलर जेल चलेंगे। वो मुझे एक स्टीमर में बैठाकर एक टापू पर ले गए, जिस टापू का नाम वाइपर टापू है। उन्होंने कहा 1858 में झांसी की रानी की सेना के 200 लोगों को अंग्रेज यहां लेकर आया था। यहां कोई जेल नहीं थी। वाइपर नाम के भयंकर सांप होते थे। ये लोग सैनिक थे, तैराक थे, तैरकर दूसरे टापुओं पर चले गए तो 7-7 लोगों को पीठ से और पैर से बांध दिया, जिसको चेन जेल कहते थे। मर जाता था तब खोलते थे। यहां ये फांसी घर है, इसमें एकदम 79 लोगों को फांसी दी गई थी। यहाँ एक महिला जेल है, यहाँ एक पुरुष जेल है। मैं ज्योग्राफी का MA और शिक्षा का MEd पढ़े हुआ व्यक्ति, मैंने वाइपर टापू का नाम नहीं सुना था। मुझे वहां खड़े होकर लगा एक वो कौम है जिन्होंने उन लोगों को भी याद रखा जो उनके अपने नहीं थे, उनके लिए मरे थे। एक मैं वो कौम हूं जिनको अपनों के भी नाम याद नहीं है, जो हमारे लिए मर गए थे। ये कंट्रास्ट मुझे वाइपर की भूमि पर खड़े होकर ध्यान में आया, और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विभाजन की त्रासदी को हम भूलें नहीं, इजरायलियों की तरह से। जैसे उनको अपना होलोकॉस्ट याद है, हमको ये याद रहना चाहिए। थोड़ा संकोच कर रहे थे बताते समय। आर्य जी, गांधी जी ने कहा था मेरी लाश पर विभाजन होगा। गांधी जी का यह देश विश्वास करता था, और इसलिए लोगों ने आने की तैयारी नहीं की। लेकिन 10 लाख लोगों की लाश बिछी, इतनी भयंकर त्रासदी हुई। उनकी लाश तो नहीं बिछी, लेकिन 10 लाख लोग उनके भरोसे के कारण मारे गए। 8 करोड़ आबादी इधर से उधर प्रभावित हुई आने जाने में। 12 करोड़ लोग कुल प्रभावित हुए। सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज वकील को यह काम कुछ सप्ताहों में करने के लिए दिया गया, जो भारत पहले कभी नहीं आए थे, और ये लाइन खींचने के बाद भी कभी नहीं आए। उनसे कहा, उसके पास कोई लेटेस्ट नक्शे नहीं थे, उनके पास कोई आबादी की ठीक जानकारी नहीं थी। वो खुद अपने अनुभव में कहते हैं कि मैं एक बार जहाज से ऊपर से गुजरा और मैं इस काम में जुट गया, मुझे थोड़े से दिन में यह काम करके देना था। और उन्होंने काम किस तरह से किया? भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की समाधि पाकिस्तान में चली गई थी, जो बाद में ली गई। भगत सिंह का गांव पाकिस्तान में चला गया। भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, जो 39 साल जिनको देश निकाला था, देश की आजादी के लिए, एक चाचा स्वर्ण सिंह जेल में मर गया, एक भतीजा देश के लिए फांसी खा गया, और एक चाचा 39 साल जो निर्वासित थे देश से, आजादी के समय वापस लौटे। 15 अगस्त 1947 को वो डलहौजी में थे, और जब उनको पता चला कि उनका गांव पाकिस्तान में जा रहा है, देश 15 अगस्त 47 को आजाद होता है, और तब पता चलता है 17 अगस्त को ये क्लियर हो पाता है कि कौन इलाका कहां चला गया। लेकिन उन जैसे राजनेताओं को पता चल गया था कि हमारा गांव पाकिस्तान में जा रहा है, इसलिए 15 अगस्त 1947 को सुबह सरदार अजीत सिंह ने प्राण त्याग दिए, जिसकी 3 पीढ़ियां देश की आजादी के लिए लड़ी थी। क्या मेरा देश आजाद हुआ है? क्या मेरा गांव आजाद हुआ है? जिस दिन देश आजादी के ध्वज फहरा रहा था, उसी दिन सरदार अजीत सिंह की शव यात्रा डलहौजी में निकली थी। पंचपोल में उनकी समाधि है, कभी जाओ, शांता कुमार की बनवाई हुई उस वीर को नमन करके आना। क्या ऐसा विभाजन?
फिरोजपुर की 2 पटड़ियों के बीच में से लाइन खींच दी गई थी। लोगों ने कहा कि क्या एक लाइन पाकिस्तान में से जाएगी, एक भारत में से रेल जाएगी? बोला थोड़ा उधर कर दो। बोला उधर तो हिंदुओं के खेत आ जाएंगे। रेडक्लिफ जब चले गए, सिरिल रेडक्लिफ जब इंग्लैंड वापस गए तो उनसे वहां पत्रकारों ने पूछा, क्या आप भारत कभी वापस जाएंगे, पाकिस्तान कभी जाएंगे? बोला मैं कभी नहीं जाऊंगा। 8 करोड़ लोग मुझे दरखास्त लेकर ढूंढ रहे हैं। मैं ऐसा अन्याय करके आया हूं जिसको कभी मैं भी सहन नहीं कर सकता। कुलदीप नैयर एक बार उनसे मिले थे, इंग्लैंड में मिले थे। कुलदीप नैयर ने अपने अनुभव बताते हुए लिखा है कि मैंने पूछा कि आपने लाहौर में रहते थे, वो आपने लाहौर पाकिस्तान को क्यों दे दिया? बोला पाकिस्तान के हिस्से कोई बड़ा शहर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने लाहौर उधर दे दिया। आबादी तो हिंदुओं की ज्यादा थी, संपत्तियां तो हिंदुओं की ज्यादा थी। ये कैसा विभाजन था? हमको इसको व्यक्तिक पीड़ाओं के साथ, व्यक्तिक दर्द के साथ, व्यक्तिक कथा के साथ, इस व्यक्तिक कथाओं पर भी अनेक फिल्में बनी हैं, लेकिन ये राष्ट्र किस प्रकार से विभाजित हुआ और विभाजित करने वाली शक्तियां, इस विभाजन को स्वीकार करने वाले दल, इस विभाजन के लिए जिम्मेवार लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। श्यामजी गुप्त का जिक्र मैंने पिछली बार भी किया था। मैं जब मंत्री था तो 15-16 में उनको एक सम्मानित किया गया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। श्यामजी गुप्त ने अपने भाषण में उस समय कहा कि हमने अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर नहीं रखी, हमने अपने आसपास बदलती हुई आबादी पर ध्यान नहीं किया, और इसलिए हमको अपना इलाका छोड़कर यहां आना पड़ा। मैं आज अपने उद्बोधन में कहना चाहता हूं, श्यामजी गुप्त ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कहा कि अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान रखिए, अपने आसपास की बदलती हुई आबादी पर ध्यान रखिए। ये डेमोग्राफी चेंज विभाजन की जिम्मेवार है। ये डेमोग्राफी चेंज कश्मीर के खाली होने की जिम्मेवार है। किसी बुजुर्ग ने कहा है, धर्म से धड़ा बड़ा होता है। जब धड़ा बड़ा होता है तो ही धर्म का पालन होता है, और जब धड़ा छोटा हो जाता है तो धर्म को निभाने में कठिनाई आती है और पलायन करना पड़ता है। इसलिए इस भूमि पर अपना धड़ा बड़ा रहे, इस भूमि पर अपनी आबादी बढ़ी रहे, अपने आसपास की बदलती हुई आबादी पर ध्यान करना पड़ेगा। इस विभाजन की विभीषिका का मतलब यह है, जगदीश मुखी जी अनुभव साझा करेंगे। ये असम के राज्यपाल रहकर आए हैं, और असम की बदलती हुई आबादी की पीड़ा क्या है, ये जगदीश मुखी जी के वक्तव्य में से यह अभिव्यक्त होगी। प्रणाम सबको, नमस्कार। आभार प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिनकी वाणी में माँ सरस्वती का तो वास है, लेकिन जो आज का युवा सुषुप्ति अवस्था में है उसे जागृत अवस्था में लाने की क्षमता यदि किसी व्यक्ति के अंदर है, उस व्यक्तित्व का नाम है श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़। और हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो हमें मरहम दी हमारे जख्मों के ऊपर, उसके लिए आभार। इससे पूर्व मैं जिनको आप सुनने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि मेरा संबंध प्रोफेसर जगदीश मुखी जी से 35 साल से अधिक है। मैंने हर वर्ष उनको, हमारी एक बिरादरी है दिल्ली में, जामपुर बिरादरी, जिसका ऑल इंडिया बिरादरी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, हर वर्ष, मात्र बीच में 6 साल जब ये राज्यपाल रहे, हर वर्ष हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के नाते आते थे आशीर्वाद देने के लिए। उनके मुंह से भी मैंने दर्द बहुत बार सुना। कहते खुदा को खुदा कहूँ या तुझको खुदा कहूँ, दोनों की सूरत एक है, किसको खुदा कहूँ। वो सूरत के, उस फितरत के मालिक जिनके मन के अंदर राष्ट्र की धड़कन धड़कती है, ऐसे वक्ता जो अभी हाल ही में आसाम से
राज्यपाल के पदभार से रिलीव होके आए हैं, लेकिन समाज सेवा उनके रग रग में, खून खून में है। तो ऐसे समाज सेवी, ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे पंजाबियत के मसीहा, ऐसे सिरमौर, मैं उन्हें बुलाता हूँ मंच पर कि आए, अपने मुखार बिंद से, अपने ज्ञान के जो तर्कस के अंदर जो बाण हैं वो छोड़ करके हमारी अज्ञानता को दूर करें। श्रीमान प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। आज का विषय जिसकी बड़ी चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं, जिस निमित्त यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं सर्वप्रथम अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व उन 10 लाख बहनों भाइयों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने आज़ादी मिलने के पश्चात अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया। हम उन लोगों को हमेशा याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान न्यौछावर की। किंतु मैं आज जिन व्यक्तियों को हम श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं, ये वो लोग हैं आज़ादी मिलने के पश्चात जिन्होंने ये सेक्रीफाइसेस किए हैं। मित्रों, देश का बंटवारा किस कारण हुआ? 2 व्यक्तियों की सपने को साकार करने के लिए और अंग्रेजों की फूट करो और राज्य करो, फूट डालो और राज्य करो नीति के आधार पर देश का विभाजन किया गया। पूज्य बापूजी ने यह कहा था, देश का विभाजन मेरी लाश पर पे होगा। किंतु फिर भी देश का विभाजन हुआ। उसके पीछे वही 2 कारण थे जिनके मैंने जिक्र किया। 2 व्यक्तियों का एक सपना प्रधानमंत्री बनने का और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, उसका हमारा देश शिकार हुआ। यानी एक अननेचुरल सा डिसीजन था। विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और इससे भी खतरनाक निर्णय ये, विभाजन का आधार धर्म। ऐसा भी कहीं नहीं हुआ। और धर्म के आधार पर भूमि का आवंटन, जितनी आबादी एक धर्म की है उस आबादी के हिसाब से एलोकेशन ऑफ लैंड। हम इसके हक में नहीं। हम आज भी कहते हैं कि जहां भी ये निर्णय लिया गया, ये अननेचुरल निर्णय था, देश के हित में नहीं था। आज भी हम कहते हैं कि देश में हित में नहीं था। किंतु इससे भी खतरनाक बात जो है वो ये, जब आपने ये निर्णय कर लिया, आबादी के अनुसार आपने एलोकेशन ऑफ लैंड कर दिया, इसका मतलब क्या था? एक्सपेक्टेशन ये थी कि धर्म के आधार पर लोग जो जो जगह अलॉट की गई है वहां पर चले जाएंगे। हमने तो स्वीकार किया। कौन सा राज्य? धर्मनिरपेक्ष राज्य। यही एक्सपेक्टेड था। किंतु दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करके वहां से नॉन मुस्लिम्स को एक एक करके खदेड़ दिया गया किसी न किसी तरीके से। यहां स्थिति वही की वही रही और बिगड़ गई। यानी मैं ये बताना चाहता हूं कितना गलत निर्णय था देश के विभाजन को, कितना एक अननेचुरल निर्णय था देश के विभाजन का, ये हमने सामने आया। उससे भी आगे भयंकर स्थिति जब हुई वो ये थी
आबादी का माइग्रेशन, उस माइग्रेशन के अंदर पंजाब की ओर से आने वाले हमारे 10 लाख लोगों ने अपनी शहादत दी। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जो बैठे हुए यहां पर अधिकांश लोग, किस प्रकार से हम अपनी जान हथेली पर रख करके अपने मकान जायदाद सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ निकल करके आए। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो साबित इस क्षेत्र के अंदर पहुंच सका हो। हर परिवार में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस हुए। वही लोग जो सदियों से हमारे पैरों के अंदर रहते थे, 13 तारीख तक रात तक हम उनके मालिक थे, 14 तारीख शाम को उनके तेवर बदलते हमने देखे हैं। 14 तारीख शाम को ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया पूरे पंजाब के अंदर। दोस्तों, ऐसी भी घटनाएं घटी हैं कि वो लोग आकर के हमारे बुजुर्गों को कहते थे, भाई आपकी जान को खतरा है, अब यहां अटैक हो सकता है, आप अपनी सारी जमा पूंजी हमारे पास जमा कर दीजिएगा, सुरक्षित हमारे पास रहे, आपकी बहू बेटियों की इज्जत हमारी इज्जत है। और ऐसा करके 15 तारीख तक सब कुछ सारा अपने हवाले करके ले करके और 15 तारीख को कह दी कि अब आप यहाँ से जान बचा के भाग जाओ, हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, नहीं तो मारे जाओगे, और आपके पैसे वैसे भूल जाइए। और यदि किसी ने थोड़ा रिटॉर्ट किया, उनकी बहू बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से रेप पे केसेस हुए, माँ बेटी के सामने, बाप के सामने जिस प्रकार से निर्वस्त्र उनको किया गया, हम उसे अपने शब्दों के आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मित्रों, जिस प्रकार से पूरी की भी पूरी ट्रेन, एक भी जिंदा उसके अंदर वापस नहीं आया, सारी लाश बिछा करके ट्रेन यहां पर भेजना शुरू किया, आप समझ सकते हो कि हम लोगों के दिल पर क्या बीती होगी। जिनके परिवार के लोग इस प्रकार से समाप्त हो गए, उनके दिल पर जो त्रासदी उन्होंने देखी है, आज उन्हीं के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यानी इस प्रकार का यदि कहीं 10-20 लोगों की मृत्यु हो जाती है, हम उनके स्मारक खड़े कर देते हैं। आज 10 लाख लोग शहादत दे गए देश के लिए, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनके प्रति कोई श्रद्धांजलि देने वाला नहीं है, उनके लिए कोई स्मारक नहीं है। आज तक 75 साल पूरे हो गए, किसी ने नाम नहीं लिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। 75 साल बाद सही उन्होंने कौम की अहमियत को माना, जो उस समय ज्यादतियां हुई थी उनको रिकॉग्निशन दिया, और हमारे पूर्वजों को सम्मानित करने का काम उन्होंने जो किया है, मैं करबद्ध उनसे प्रार्थना भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। और जिस प्रकार से उन्होंने हमारी आवाज़ को अपनी जबान दी है, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, अपने पूरी कम्युनिटीज की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। यदि मैं दास्तां बताने लगूं, आप में से बहुत लोग स्वयं भुक्तभोगी हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत याद है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ यादाश्त है मेरे लिए। मेरी भी डेट ऑफ बर्थ 1942 की है, बहुत छोटा था, थोड़ा बहुत याद है। किंतु अपने पेरेंट्स ने सारी कहानियां रोज बताते थे, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं जिस कस्बे के अंदर रहता था, बहुत ही रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, आज बलूचिस्तान को टच करता है, एक कुछ किलोमीटर में दाजल नाम का कस्बा था, डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान, जामपुर तहसील,
और वो एक ऐसा कस्बा था, उस क्षेत्र के अंदर बारिश बहुत कम होती थी, पानी की किल्लत रहा करती थी। मैं इसे क्यों बता रहा हूं, उसका लिंकेज है। जिस समय 14 अगस्त को ये हुआ, मारना शुरू किया, उस समय पूरे कस्बे के लोग अपने घर छोड़ करके, मुखियों का वाड़ा कहलाता था, मुखी वाड़ा, उसके 4 गेट थे और जमीन से लगभग 5-6 फुट ऊंचा वो मोहल्ला बनाया हुआ था। मुखी खानदान उसमें रहता था और सारा कस्बा उसके अंदर हिंदू बंद हो गए और अपने गेट बंद कर लिया। एक रात मुश्किल से काटी होगी, काफी गोलियां चल रही थी, मुझे ध्यान है। सारे लोग उसके अंदर थे और सबको जागरूक करने के लिए बाहर हम 1 घंटा लगाया था उसको बजाने के लिए। मेरे रिश्ते में मामा जी थे, वो कहने घंटी बजाने मैं जाऊंगा। वो छत पर घंटी बजाने गए, कहाँ से गोली आई उनके सीने से पार हो गए। वहीं पड़े रहे, कम से कम 9-10 घंटे तक हम लाश लाने देखने नहीं जा सके ऊपर। किंतु भाग्य की बात है, जिस क्षेत्र में पानी का अकाल रहता था, उस दिन मॉर्निंग में इतनी जबरदस्त बारिश शुरू हो गई कि हम सारे के सारे बच गए। उस समय उस बारिश के चलते वो कत्लेआम उतना नहीं कर पाए। इस बीच में गवर्नमेंट की ओर से 4 गोरखास हमारे पास आ गए थे और गोरखास से ये लोग काफ़ी घबराते थे। उन 4 गोरखास ने हम सबको निकालने का काम किया और आगे की कहानी जो सबके साथ बीती है वो भी जानते हैं, हमारे साथ भी वही बीती है। मित्रों, ये त्रासदी हैं जिनको हमने झेला है। ये एक ऐसा माइनस पॉइंट है हमारी जीवन का जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। हमने अपने समाज को फिर से खड़ा करने के लिए मेहनत की है, सख्त मेहनत की है, किंतु हमारी 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं। इसमें 2 पीढ़ियां लग गई। जहां ये खेत की सारी बात बता रहा हूं, वहां सुखद बात ये है कि जो लोग हम लुट-पिट के आए थे, कुछ नहीं था, हमने सख्त मेहनत की, हर मीनियल वर्क हमने किया, घटिया से घटिया काम हमारे पेरेंट्स ने किया, सारी जादोजाहद को छोड़ने के बाद। किंतु मेहनत और ईमानदारी ये रग में भरी हुई थी हम लोगों के अंदर। मुझे ध्यान है, मेरे पिताजी बतलाते हैं, जब आकर के यहां गुड़गांव बोल रहा हूं, गुरुग्राम नहीं बोल रहा हूं, गुड़गांव कैंप में पहुंचे, कुछ दिन कैंप में रहे, तो पिताजी बतलाते हैं जैसे कैंप में बैठते खाना लेने के लिए हाथ ऐसे करना पड़ता है। उनका हाथ करो, आंसू आ गए, हाथ ऐसे हमने कभी किया नहीं। हमें पंजाबियों को ये सिखाया, हाथ हमेशा ऐसे ही रखना है हमने। और कहते हैं हमने हाथ उल्टा कर दिया, रो करके, बच्चों को उठा करके ले आए, भूखे मर जाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, रात को 2 रुपए कमा लेंगे, उससे एक टाइम खाना खा लेंगे, किंतु हम हाथ फैला करके मांगेंगे नहीं। ये है कैरेक्टर पंजाबी कम्युनिटीज का। मुझे ध्यान है, मेरे पिताजी ने हर छोटे से छोटा काम किया है, मैं उसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, किंतु जो पॉजिटिव पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जैसे मेरे पिताश्री, जैसे आप सबने मेहनत की है, हर प्रकार का काम किया है, उसी का एक सुखद उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। आपने खारी बावली का नाम सुना होगा, दिल्ली के अंदर होलसेल का मार्केट है। मुझे ध्यान है, वहां पर हमारे जो इस प्रकार से आए थे पंजाबी लोग लुट-पिट के, उन्होंने वहां के लाला लोगों से रिक्वेस्ट की कि जी आप हमें 2 बोरी चीनी के हमें दे दीजिएगा। मैंने कहा पैसे तो हम रात को देंगे आपको, शाम को। कहते क्या गारंटी है? कहते गारंटी हमारे पैसे है नहीं, हम आपके सामने बैठ करके चीनी बेचेंगे। उनका फिर मुझे क्या दिक्कत है? उन्होंने 2 बोरी चीनी दे दी। 2 बोरी चीनी लेकर के जिस रेट पे होलसेल पे खरीदा, उसी रेट पे
एक एक शेर बेचना शुरू किया और पूरे दिल्ली में एक रख गया, हल्ला हो गया कि ये पंजाबी लोग आए हैं, वो तो लुटा रहे हैं, जिस रेट में होल से मिलता हमें मिल रही है, सब लेके नहीं लगे। रात तक 2 बोरी चीनी बेच करके, और वो 8 आने या 10 आने की बोरी बिकती थी, वो लाला जी को वापस करा दी। 1 रुपया और 1.25 रुपया दोनों बोरी का मिला। वो पूरे दिन की कमाई, उससे बच्चों को 1-1 रोटी खिला देंगे, किंतु हाथ नहीं पसारेंगे। इससे भी सुखद बात जो और बताना चाहता हूं वो ये है, इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, आप कभी जाके चेक कर सकते हैं। वो खारी बावली जिसमें वो पंजाबी बोरियां घसीट के अपने सामने फुटपाथ के ऊपर चीनी बेच रहे थे, आज खारी बावली में 60% से ज्यादा वही ओनर हैं खारी बावली के अंदर। ये है मेहनत का नतीजा। उसी मेहनत का परिणाम है कि आज हमारे 2 पीढ़ी बाद से ही फिर से हम सेटल हुए हैं। आज वो लोग जो लुट पिट के आए थे, उन्हीं की संतानें देश के सर्वोच्च स्थान तक पहुंची हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, होम मिनिस्टर बने हैं, सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बने हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, एमिनेंट एडवोकेट्स बने हैं, एमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं, एमिनेंट जिसे कहना चाहिए प्रोफेसर्स और एकेडमिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बने हैं, चीफ ऑफ द नावल स्टाफ बने हैं। वही लोग जो लुटपिट के आए थे उनके बेटे बने हैं। हमें गर्व है इस बात का। हमने कभी रिजर्वेशन नहीं मांगा, हमने हाथ ऐसे नहीं फैलाया। अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी देश के प्रति जो हमारी एक प्रेरणा है, देश के प्रति जो सम्मान है, देश के प्रति जो प्यार है, उस आधार पर आगे बढ़ते रहे। मैं इत्मीनान के साथ एक वाक्य बोलना चाहता हूं। ये लोग जो लुटपिट के आए थे, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा हूं, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है हिंदुस्तान में जहां पर मैंने ट्रेवल ना किया हो, इंटरेक्शन ना किया हो। मैं इत्मीनान के साथ कह सकता हूं, जो ईमानदारी, जो मेहनत और जो देश प्रेम यहां इस कम्युनिटी के अंदर मिलता है, वो और हिंदुस्तान के अंदर किसी कोने के अंदर वो देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है यहां पर लोग अंततः अपने पैरों पर खड़े हो गए, देश के हर सम्मानित पद पर पहुंचे। किंतु मत भूलें, ऐसा नरसंहार जो पंजाब में हुआ वो बंगाल में भी हुआ था। बंगाल में भी ऐसे ही महिलाओं के साथ रेप किए गए थे, बंगाल में भी ऐसे ही मर्डर किए गए थे, बंगाल में भी ऐसे विस्थापित आए थे, उनके साथ भी ये हश्र हुआ। वो आकर के रहने लगे, वो भी कैंपों में रहे। तुलना करके देख रहा हूं मैं, वो कैंपों में रहे तो आए दिन सरकार से मांग करते रहे, हम कैंप में रहे, हमें ये सुविधाएं चाहिए, अब हमें ये सुविधाएं चाहिए, हमें रिजर्वेशन दीजिएगा, हमें ये कीजिएगा। उन्होंने 5-7 साल इसी में लगा दिया। आपको आश्चर्य होगा जानकर, वो लोग जो विस्थापित होकर आए थे, द सो कॉल्ड बांग्लादेश जो उस समय नहीं था, वहां से वो आज तक कौम उठ नहीं सकी है जिस प्रकार से आप अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। मैं आपको साधुवाद कहना चाहता हूं, आपके बच्चा होने के नाते से, कि आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका देश प्रेम, ये तीनों ऐसे फैक्टर हैं जो उनकी तुलना में आप उनसे बहुत ऊपर आते हैं और आपने पूरी कौम को फिर से खड़ा किया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, ये एक ऐसी दास्तां है, जितना आप कहो बोले जाएंगे। एक घटना शुरू करूंगा, 3 दिन तक बोलते रहें तो भी खत्म नहीं होगा। कुल मिलाकर के मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने प्रोग्रेस की है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है,
और आगे बढ़ना है हमें। देश में सबसे ऊंची कौम के नाते निखर करके आना है। उसके लिए मैं एक करबद्ध निवेदन भी करना चाहूंगा। जरूरत इस बात की है आप यूनाइटेड रहें, संगठित रहें। बहुत कुछ किया आपने, केवल मात्र ये एक एलिमेंट हमें ऐड कर लें अपनी कम्युनिटीज के अंदर, तो आपको टॉप लेवल पर पहुंचने से कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कभी भी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के आया हूं, जब आप मिलकर काम करते हैं, छोटे मोटे डिफरेंसेस आते हैं काम करने पर, उनको नजरअंदाज करके बड़ा लक्ष्य जो सामने है उसको रख करके हम अपने डिफरेंसेस दूर करके यूनाइट होकर के यहां पर रहें, काम करें, तो हमारा जीवन सफल होगा, हमारी आने वाली संतति भी बहुत आगे जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस जिला क्षेत्र में आकर के मुझे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। मैं जिला इकाई का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो हमारे मंच संचालन कर रहे हैं श्री बोधराज सीकरी जी, मैं पिछले 30-35 साल से उनके साथ संबद्ध हूं और उनको काम करने का तरीका मैंने देखा है। अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे ओरेटर के साथ साथ एक कला है उनके अंदर अपनी बात रखने की। उसके साथ ही सबसे जो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं ना, वो एलिमेंट ऑफ हार्ड वर्क उनके अंदर है। जो काम अपने जिम्मे लेते हैं उसको पूरा करके दिखाना है, कम वट में, कोई एक्सक्यूज नहीं। ऐसा करैक्टर है उनका। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे आग्रह करके यहाँ निमंत्रण दिया, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाबी बिरादरी की तरफ से आप सबकी तरफ से बताई, पंजाबियत की परिभाषा है रूहानियत और इंसानियत। यदि सच्चा पंजाबी होगा वो रूहानी यानी कि स्पिरिचुअलिज्म उसके अंदर होगा, अध्यात्मवाद जरूर होगा और इंसानियत भी होगी। ऐसे इंसानियत के जितने भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सबको नमन करते हुए मैं स्वामी धर्मदेव जी का जिक्र जरूर करूँगा। हमने अपने श्रद्धा सुमन उन शहीदों जिनको हम गुमनाम शहीद कहते हैं, बल्कि मैं तो इस समय धनखड़ साहब के माध्यम से सरकार से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो गुमनाम शहीद हैं उन्हें शहीद का हमें कोई वित्तीय दृष्टिकोण से फ़ायदा नहीं चाहिए। मात्र एक शहीद का आप उन्हें दर्जा दे देंगे तो आप हमारे पंजाबी बिरादरी के लिए, पंजाबी समाज के लिए एक बहुत बड़ा एहसान होगा। एक मान्यता है, जब माननीय प्रधानमंत्री हमारा दर्द समझ सकते हैं तो ये हम चाहेंगे प्रस्ताव धनखड़ साहब के माध्यम से जाए। मैं बुलाता हूँ बहन गार्गी को कि आएँ, आपको सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं। तैयार रहना चाहिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत मजबूत थे जिन्होंने इस त्रासदी को झेला है और लड़ लिए, अड़ लिए। पर अब जो शिक्षा या जो संस्कार अब हमारे चल रहे हैं, हमारे बच्चे उसके साथ ना अड़ सकेंगे ना लड़ सकेंगे। इसलिए हमें जो अध्यक्ष जी ने संदेश दिया, जो मुखी जी ने हमें राह बताई है, उस पर हमें अवेयर रहना चाहिए। हम इस बात से तो खुश हैं कि अपनी मेहनत करके किसी के आगे हाथ ना पसार कर एक मुकाम हमने हासिल किया है, दोबारा से स्थापित हुए हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम कमज़ोर नहीं, हमारे पूर्वज कमज़ोर नहीं थे। उन्होंने हमें एक संस्कार दिए हैं, पर आगे हमें भी वो संस्कार को बांटते हुए अपने परिवारों को, अपने आसपास, ये सिर्फ इसी समाज के लिए नहीं, ये अपने समाज में रहने वाले दूसरे लोगों को भी हमें बताना है कि वो त्रासदी, वो घटना फिर से ना हो जाए। इसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। मैं साधुवाद देती हूँ सुभाष आहूजा जी को, सुभाष अरोड़ा जी को, धर्मेंद्र बजाज जी को, पूरी टीम को। बोधराज जी का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, इतना सुंदर कार्यक्रम और आप सबका दर्शन करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय हिंद।